हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन 44 AD के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत छोटे व्यवसायियों के लिए प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम क्या होती है, कैसे काम करती है, वो बताया था। आज हम सेक्शन 44 ADA प्रेजेंटिव टैक्स सिस्टम फॉर प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए वो स्कीम लागू की गई थी, उसी तरह से छोटे प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रेजेंटिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्सेशन का नियम बनाया गया और लागू किया गया। ये नियम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लागू हुआ, जिसके अंतर्गत छोटे प्रोफेशनल्स के लिए सरलीकृत नियम बनाए गए। The benefit of Section 44 ADA can be taken only by those specified professionals whose annual gross receipt are under ₹50 lakhs। ऐसे छोटे व्यवसाय प्रोफेशनल्स जिनकी साल की ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है और जो सेक्शन 44 AA में मेंशन किए हुए प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए स्कीम लागू की गई। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस तरह से हैं। नंबर 1, स्कोप एंड पर्पस ऑफ सेक्शन 44 ADA। जिस तरह से सेक्शन 44 AD लागू किया, उसी तरह से ADA भी बनाया गया और इसमें क्लियर लिखा है, सेक्शन 44 ADA इज स्पेशल प्रोविजन फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर स्मॉल प्रोफेशनल्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, जो निश्चित नियम है उसके अंतर्गत आने वाले छोटे प्रोफेशनल जिनकी इनकम कम है, उनके लिए ये नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत अनुमानित आय के आधार पर उनका टैक्सेशन किया जाता है। 44 ADA was introduced to extend scheme to simplified presumptive taxation to the specified professionals। इनके लिए ये नियम लागू किया गया। पहले 44 AD के अंतर्गत स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये नियम लागू किया गया था। इस सिस्टम के अंतर्गत, प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत, कंप्लायंस की बर्डन्स कम हो जाती है। इसके अंतर्गत उनको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा उनको निर्धारित नियमों के अंतर्गत ऑडिट कराने की भी उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधा सा नियम बताया है कि उनकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें से 50% डिडक्शन देते हुए बैलेंस 50% को प्रेजेंटिव इनकम मान लिया जाता है। कुल आपकी जितनी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% डिडक्शन हो जाएगा विभिन्न एक्सपेंसेस के लिए, और रिमेनिंग 50% आपकी आय मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, और उस पर नियमानुसार टैक्स देना होगा। इस सिस्टम को कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन उसके एलिजिबल है, उसके बारे में बताया है। असेसीज एलिजिबल फॉर दिस सेक्शन 44 ADA। ये तीन तरह के व्यक्ति इस सेक्शन के अंतर्गत अपना टैक्सेशन करा सकते हैं। द फॉलोइंग इंडियन असेसीज आर एलिजिबल। जो भारतीय असेसी है वो एलिजिबल है। कौन कौन है? इंडिविजुअल्स, HUF हिंदू आइडेंटिफाइड फैमिलीज, और पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट एलिजिबल। पार्टनरशिप फर्म भी आजकल दो तरह की होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड होती है, और एक साधारण पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअल, HUF और साधारण पार्टनरशिप फर्म वो इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्सेशन कराने के लिए एलिजिबल है। अब इसमें नाम कौन कौन से हैं जो इसके लिए एलिजिबल है? हु आर द एलिजिबल फॉर दिस सेक्शन 44 AD? प्रोफेशनल्स मेंशन
under section 44AA of the Income Tax Act 1961 whose gross receipts are less than 50 lakhs in a year are eligible beneficiary. Professionals engaged in the following business. तीन बातें इसमें हैं. ऐसे व्यवसायी, ऐसे प्रोफेशनल्स जिनका नाम सेक्शन 44AA में उल्लेखित है, ऐसे काम करने वाले प्रोफेशनल जिनका नाम उसमें इंक्लूड है. दूसरा, जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है एक साल में, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है. उनमें कुछ नाम दिए हैं, कौन कौन उसके एलिजिबल है. इंटीरियर डेकोरेटर्स, टेक्निशियल कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, अदर प्रोफेशनल्स एज मेंशन बिलो. सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के साथ नाम उसमें जोड़ दिए जाते हैं, जिनमें कुछ नाम इसमें दिए हुए हैं. मूवी आर्टिस्ट इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब, डांस डायरेक्टर, सब इसमें अंतर्गत आ जाते हैं. ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव means the person who represents another person for a fee before tribunal or any authority to compliance under the law. ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल किए गए जो विभिन्न प्रकार की अथॉरिटीज के सामने किसी को प्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जो अपने जिसने अपॉइंट किया उसकी बात को रिप्रेजेंट करता है उन अथॉरिटीज के सामने और अपनी फीस प्राप्त करता है. उनके लिए भी ये नियम लागू किए गए हैं. एनी अदर प्रोफेशनल्स नोटिफाई टाइम टू टाइम. सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें जिन जिनका नाम जोड़ा जाता है वो इसमें शामिल किए जाते हैं. ये इन जनरल ये सब व्यक्ति जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट साल भर की 50 लाख से कम है, वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपना टैक्सेशन करवा सकते हैं. ऐसे व्यक्तियों को आईटीआर कौन सा भरना है? आईटीआर टू बी फाइल, जो सेक्शन 44ADA के अंतर्गत अपना प्रेजेंटिव इनकम ज्ञात करके टैक्स करवाना चाहते हैं, उनको आईटीआर 4 आपको भरना होगा. आईटीआर 4 टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी फॉर प्रेजेंटिव टैक्स सिस्टम फॉर प्रोफेशनल्स. ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस सेक्शन के अंतर्गत अपनी इनकम निकलवाना चाहते हैं, उनको आईटीआर 4 भरना होगा. What is the presumptive income offered? प्रेजेंटिव इनकम कैसे निकाली जाएगी, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में बताया. हायर ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफर्ड एज प्रेजेंटिव इनकम. का परिकल्पित आय कितनी मानी जाएगी, कैसे निकालेंगे, उसके लिए बताया है 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन. इस प्रोफेशन से जितनी इनकी इनकम हो रही है उसका 50%, जितनी उनकी रिसिप्ट हो रही है उसका 50% उसका प्रॉफिट या इनकम मान ली जाएगी. दूसरा, इनकम ऑफर्ड बाय द एसएससी फ्रॉम द प्रोफेशन. एक तो टोटल रिसिप्ट का 50% इनकम मान ली जाएगी, और दूसरा उन प्रोफेशनल्स के द्वारा डिक्लेयर की गई इनकम. इन दोनों में से जो ज्यादा होगी वो इनकम इनकी मानी जाएगी, वो प्रॉफिट इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा. टोटल रिसिप्ट का 50% इनकम होगी, या एसएससी के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा जो इनकम डिक्लेयर की गई है, बताई गई है, वो इनकम इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा. जो अमाउंट ज्यादा है वो इनकम आपकी मान ली जाएगी और उस पर टैक्स दिया जाएगा. एक उदाहरण दिया है, मिस्टर राम इज फ्रीलांस इंटीरियर डेकोरेटर और वो अपनी पूरे साल की ग्रॉस रिसिप्ट 30 लाख रुपए बताता है. वो आगे बताता है कि उसका एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए हैं, जिसमें ये रेंट, कन्वेंस चार्ज, ये सब कुछ शामिल है. इस तरह से उनकी इनकम कितनी होगी और क्या करना चाहिए उसको इस सिस्टम में, उसके बारे में आंसर दिया है. अगर वो ये सिस्टम में अपना टैक्सेशन नहीं करा के सिंपल सिस्टम में, जो नॉर्मल सिस्टम है, रेगुलर सिस्टम है, उसके अंतर्गत अपना टैक्सेशन कराना चाहता है, तो उसकी इनकम जो होगी वो इस तरह से निकालेंगे. उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 30 लाख रुपए,
लेस एक्सपेंसेस जो उसने खुद ने अपने रिकॉर्ड के अनुसार बताए हैं 10 लाख रुपीस, ग्रॉस रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस घटा दिए तो नेट प्रॉफिट उसका बचा 20 लाख रुपए। अगर यही व्यक्ति प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम में अपना असेसमेंट करवाता है तो उसकी इनकम इस तरह से निकाली जाएगी। ग्रॉस रिसिप्ट 30 लाख रुपए लेस 50% डीम्ड एक्सपेंसेस, इस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है, उसकी रिसिप्ट का 50% एक्सपेंसेस मान लिया जाएगा। तो 30 लाख का 15 लाख रुपए उसका एक्सपेंसेस हुआ, नेट प्रॉफिट आपका बचा 15 लाख रुपए। नॉर्मल सिस्टम में अगर वो जाता है तो इस व्यक्ति को 20 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा 20 लाख पर, जबकि इस प्रेजेंटिव सिस्टम में 15 लाख रुपए ही उसका प्रॉफिट माना जाएगा और इसी पर हमको टैक्सेशन करना होगा। In the above case, the net profit under this presented scheme is lower than the normal provisions. इस कारण इस व्यक्ति को इस सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत अपना टैक्सेशन करवाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यदि वो कहता है कि मेरा तो एक्सपेंसेस 50% से ज्यादा है और मैं इसलिए ज्यादा खर्चा दिखाते हुए इनकम कम दिखाना चाहता हूं, तो फिर उसे इस सिस्टम में टैक्सेशन नहीं होगा और उसको अपनी बुक्स रखनी होगी, बुक्स के ऑडिट भी करानी होगी। What benefits will an SSC get in the following system? इस सिस्टम में SSC को दो तरह के लाभ मिलते हैं जो इस सेक्शन में अपना असेसमेंट करवाते हैं। एक तो उसको नो नीड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA के अंतर्गत जो बुक्स रिक्वायर हैं, जो बुक्स मेंटेन करनी होती है, उसको रखने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा सेक्शन 44AB के अंतर्गत उसको ऑडिट भी कराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सेक्शन 44 ADA में अपना टैक्सेशन करवाता है, अपनी इनकम निकालता है, उसको बुक्स रखने की आवश्यकता नहीं और उन बुक्स का ऑडिट भी कराने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको पूछा है, बताया व्हेन शैल एन SSC मेंटेन बुक्स एंड गेट द अकाउंट ऑडिटेड। उसको बुक्स कब रखना होगा, ऑडिट कब रखना है। यदि वो SSC ये कहता है कि मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और 50% ग्रॉस रिसिप्ट की इनकम नहीं है, ग्रॉस रिसिप्ट की 50% से मेरी कम इनकम है, ऐसी स्थिति में उसे बुक्स रखनी होगी, ऑडिट भी कराना होगा। दूसरी बात कही है कि यदि किसी SSC की बेसिक लिमिट जो इस सेक्शन के अंतर्गत बताई गई है उसकी ग्रॉस रिसिप्ट उससे ज्यादा हो रही है तो भी उसे बुक्स रखनी होगी और ऑडिट कराना होगा। नेक्स्ट दिया है इम्प्लीकेशन ऑफ चूजिंग सेक्शन 44AA। अगर वो सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत अपना टैक्सेशन कराना चाहता है तो उसको क्या क्या बातें आएगी उसमें, उसको ग्रॉस रिसिप्ट निकालनी होगी और उसका 50% उसको इनकम मान ली जाएगी, प्रॉफिट मान लिया जाएगा, बैलेंस 50% उसका एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ कर दिया जाएगा। इस 50% जो एक्सपेंसेस अलाउ कर रहे हैं उसमें उसके सभी तरह के एक्सपेंसेस मान लिए गए हैं। रेंट हुआ, स्टेशनरी हुई, टेलीफोन हुआ, कोई उसने कंसल्टेंट रखा तो हुआ, किसी रिप्रेजेंटेटिव का हुआ, लैपटॉप, व्हीकल, प्रिंटर, वो सब के सब एक्सपेंसेस इसमें इस 50% में शामिल है। ये मान लिया गया कि उसके वो सब एक्सपेंसेस 50% में आ गए, डेप्रिसिएशन इत्यादि सब कुछ इसमें आ गया। लेकिन फिर भी ऐसे प्रोफेशनल्स को जो उसकी एसेट्स है उस पर रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि वो कभी भी जब इस सिस्टम को छोड़ेगा तो उसकी वो रिटर्न ऑन वैल्यू काम आएगी और उसी के अनुसार उसका फ्यूचर में टैक्सेशन किया जाएगा। इन समरी हम बात करें तो 44 ADA के अंतर्गत प्रोफेशनल्स का टैक्सेशन किया जाता है। उनकी टोटल जो रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट है, उसका 50% एक्सपेंसेस माना जाता है और रिमेनिंग 50% उनकी प्रॉफिट या इनकम मान ली जाती है, जिस पर नियमानुसार रेट से
टैक्स लगाया जाता है। इसमें सभी तरह के प्रोफेशनल्स हैं जो इसके लिमिट में आते हैं। अगर कोई प्रॉफिट 50% से कम बताना चाहता है, वो कहता है मेरा प्रॉफिट कम है, तो फिर उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी और उनका समय समय पर ऑडिट भी कराना होगा। एज पर रूल जो नियम है उसके अनुसार ऑडिट कराना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वाले व्यक्ति अगर इस प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम में अपना असेसमेंट कराना चाहते हैं तो उनका टैक्सेशन कैसे होगा, उसके क्या रूल्स हैं, किस नियम के अंतर्गत है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू।